ये बात साल 2012 की है। सोनभद्र की रहने वाली एक लड़की, जिसकी उम्र अभी 18 साल भी पूरी नहीं हुई थी, उस लड़की का गुपचुप तरीके से चोरी से गंदा और अश्लील वीडियो बना लिया जाता है। लड़की का वीडियो जब सामने आता है तो एक अधिकारी लगातार उसे ब्लैकमेल कर रहा था, उसे परेशान कर रहा था। लड़की इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि चारों तरफ से वो घिर जाती है और उसकी कहीं से कोई मदद हो नहीं पा रही थी। आखिरकार एक दिन उस लड़की ने अपनी ही जीवन लीला को समाप्त कर लिया, लेकिन बात फिर ये रुकती नहीं है। कानों कान दूसरे लोगों तक पहुंचने लगती है और उस अधिकारी का नाम सामने आ ही रहा था। ऐसा दावा किया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि उस अधिकारी ने अपने नाम को निकलवाने के लिए अपने रसूख का, अपने पैसे का, हर चीज का इस्तेमाल किया। साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हुए वहां से वो आराम से निकल जाता है। ना ही उसका पुलिस कुछ बिगाड़ पाती है और ना ही समाज ही उसका कुछ बिगाड़ पाता है। वक्त आगे बढ़ रहा था और वो अधिकारी और भी मजबूत हो रहा था। काश कि उस अधिकारी पर उस वीडियो को लेकर कार्रवाई हो जाती तो आगे भविष्य में 34 बच्चों के साथ जो होने वाली हैवानियत थी वो कभी भी नहीं होती, और ना ही हैवानियत होती और ना ही जज को यह कहने के लिए विवश होना पड़ता, मजबूर होना पड़ता कि इस व्यक्ति को और इसकी पत्नी को तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक कि इसके प्राण ना निकल जाएं। जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था तब भी पूरे देश भर में इस बात की चर्चा हुई थी, और जब पति और पत्नी दोनों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई जाती है, उन पर अर्थदंड सुनाया जाता है, तब भी पूरे देश भर में इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। क्या है ये पूरी कहानी? इस कहानी के माध्यम से समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। इंटरपोल को गोपनीय सूचनाएं मिल रही थी और सूचनाएं जो मिल रही थी बड़ी पुख्ता जानकारी थी। हालांकि उन्होंने शुरुआत में इसकी तस्दीक करने की तमाम कोशिशें की और कोशिश करने के बाद फिर सीबीआई को ये सारी सूचनाएं दे दी जाती हैं। सीबीआई से कहा जाता है कि इस मामले में आपको हस्तक्षेप करना चाहिए और देखना चाहिए। कम से कम 5 साल और अधिकतम 16 साल तक के बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। उन बच्चों की गंदी पिक्चरें, गंदी वीडियो, उनके साथ अश्लील हरकतें, उनके साथ सारी वो प्रक्रियाएं होती हैं जो बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इन बच्चों के साथ ये सारा काम होने के बाद उनकी तस्वीरों को, उनकी वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद वो अलग अलग देशों में बेचा जा रहा है। जैसे ही सीबीआई ने ये बात सुनी और ये पता करने की कोशिश की तो लगभग 47 देशों में इस तरह की वीडियो, इस तरह की फोटो बेचे जा रहे थे और उसके एवज में लाखों रुपए कमाए जा रहे थे। इसी हिसाब से फिर ये भी पता करने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार ये भारत के किस हिस्से के बच्चे हैं, किस जगह के बालक हैं। आखिरकार इंटरपोल की मदद से और फिर सीबीआई ने जो इसमें जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो उत्तर प्रदेश के बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, इस जिलों के बच्चे वो पाए जाते हैं। ऐसा फिर सीबीआई ने इस मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद 31 अक्टूबर 2020 को इस मामले में एक एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद बांदा हो, हमीरपुर हो या चित्रकूट हो, सीबीआई ने लगभग 100 से ज्यादा फेरे लगाए थे, चक्कर लगाए थे, आना जाना रखा था ताकि अपराधियों के गिरेबान तक पहुंचा जा सके, ताकि सच को बाहर निकाला जा सके। आखिरकार एक नाम सामने आता है और वो नाम होता है राम भवन कुशवाहा, जो कि उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई के पद पर वो तैनात होता है। साथ में उसकी पत्नी का नाम भी आता है, उसकी पत्नी का नाम दुर्गावती होता है। अभी सीबीआई इस मामले की अपने स्तर से ही जांच पड़ताल कर रही थी और रेकी करने की ये अपने जो सूत्र थे, अपने जो जानकार थे, उनको वो लगा देते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। इनके बारे में जो भी बारीक से बारीक जानकारियां हैं वो जुटाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये बांदा के नरैनी खरोज एक जगह लगती है, वहां का रहने वाला होता है राम भवन कुशवाहा, और साल 2004 में इसकी दुर्गावती से शादी हो जाती है। साल 2009 और 10 की बात है। करवी में एक इलाका लगता है, वहां पर ये सिंचाई विभाग में इसकी तैनाती हो जाती है। इसी बीच में ये बताया जाता है कि सीकरी एक गांव लगता है, वहां का रहने वाला कक्कू सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है। कक्कू सिंह के इसने घर में आसरा लिया, यानी कि वो किराए पर रहना शुरू कर देता है। इसी घर में एक महिला आती थी खाना बनाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, देखभाल करने के लिए। साथ में वो अपनी 2 बेटियों को भी लाया करती थी। और कुछ दिन के बाद आसपास के लोगों में इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है, जो काम वाली आती है, खाना बनाने वाली आती है, उसकी बच्चियों के साथ कुछ ना कुछ गंदी हरकतें की जा रही हैं। जब ये बात चारों तरफ आग की तरफ फैल जाती है तब इस मकान के मालिक से सूचना दी जाती है कि देखो बच्चियों के साथ कुछ गलत हो रहा है। इसी बीच में लगभग 1.5 महीने बाद ही इस व्यक्ति से, जो जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई होता है, उसको फिर मकान छोड़ने के लिए विवश होना पड़ता है। वो यहां से चला जाता है। साल 2012 में एक लड़की जो कि सोनभद्र के मुख्यालय की निवासी होती है, उसकी उम्र अभी 18 साल भी पूरी नहीं हुई थी कि उसका किसने वीडियो बनाया, और वीडियो बनाने के बाद ब्लैकमेलिंग में इस व्यक्ति का नाम भी शामिल हो जाता है। इसके बारे में बताया जाता है जब पुलिस प्रशासन वगैरह तक ये मामला पहुंचता नहीं है, ये इसमें कोई एफआईआर दर्ज होती नहीं है और बड़े ही आसानी से बताया जाता है कि ये आदमी वहां से बचकर निकल जाता है। इसमें और भी लोग शामिल थे, लेकिन इसका भी नाम ऐसा सामने वाली बात थी, लेकिन उस वक्त इसका कुछ नहीं बिगड़ पाता। ऐसा दावा किया जाता है कि या तो इसने अपने रसूख के बल पर या फिर पैसे के बल पर ना तो पुलिस कुछ कर पाती है, ना ही समाज इसमें कुछ ज्यादा हस्तक्षेप करता है, और ये बात आई गई हो जाती है। लेकिन जिस लड़की का वो वीडियो बना था, उस लड़की ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, यानी कि उसने अपनी जान दे दी थी।
अब सीबीआई ने इस मामले में आगे कार्रवाई करते हुए 16 नवंबर 2020 को चित्रकूट के एक एसडीएम कॉलोनी है और वहां पर छापेमारी करना जब शुरू किया है, तो वहां जाने के बाद पुलिस को, यानी कि सीबीआई को, लोकल पुलिस भी साथ में जाती है, तो 10 मोबाइल मिलते हैं, 2 लैपटॉप मिलते हैं, काम उत्तेजक वस्तुएं मिलती हैं, ऐसी वस्तुएं जिनसे क्या सेक्स पावर बढ़ाई जा सकती है, और साथ ही 6 मेमोरी कार्ड थे, 6 पेन ड्राइव थी, एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग का कैमरा था और लगभग 8 लाख रुपए की नकदी थी। साथ ही नाइट विजन कैमरा जो कि रात में भी वो काम करे, और यौन वर्धक दवाइयां जिनसे क्या यौन उत्तेजना ज्यादा उत्पन्न हो, ज्यादा बढ़े, इस तरह की ये चीजें थी, यहां से ये बरामद कर ली जाती हैं। और बरामद करने के बाद पेन ड्राइव के अंदर लगभग 34 वीडियो थी और 679 फोटो होते हैं। अब इन्हें तस्वीरों को देखने के बाद पूरे सीबीआई को यकीन नहीं हो रहा था, जो अधिकारी थे उनको यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उन 34 वीडियो के अंदर और इन फोटो के अंदर बच्चों की गंदी गंदी पिक्चरें थी, गंदी वीडियो थी, उन बच्चों के साथ अश्लील हरकतें हो रही थी, उनको अश्लील हरकत करने के लिए एक तरह से मजबूर किया जा रहा था, विवश किया जा रहा था, किसी की गरीबी का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही थी, तो किसी को कोई लालच देने की कोशिश की गई होगी। 5 साल से लेकर 16 साल तक की उम्र के लड़के लड़कियों को इस तरह के प्रलोभन दिए थे। किसी को कह दिया जाता था कि तुम्हें मोबाइल मिलेगा, मोबाइल पर तुम वीडियो गेम खेल सकते हो, तुम मनचाही यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो, और किसी बच्चे को घड़ी का लालच तो किसी को चॉकलेट का लालच, इस तरह से 10 वर्षों तक ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और बच्चों के साथ लगातार गलत हो रहा था। और गलत करने वाला कोई और नहीं होता है, पति और पत्नी होते हैं। पत्नी भी उन बच्चों के साथ गंदा काम किया करती थी और पति जो होता है वो भी उनके साथ ऐसे ही गंदा काम किया करते थे। और जब गंदा काम करते थे तो उस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया करते थे, उस फोटो को रिकॉर्ड कर लिया करते थे। रिकॉर्ड करने के बाद इंटरनेट के माध्यम से डार्क वेब, यानी कि डार्क वेब एक ऐसी साइट होती हैं जहां से किसी भी वस्तु को, किसी भी फोटो, किसी भी वीडियो को जब हम किसी दूसरी जगह भेजेंगे, सेंड करेंगे, तो भेजने वाले का कोई नाम, पता, उसकी पहचान उजागर कर पाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन फोटो वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी हिस्से में जा सकता है। और इसी तरह से फोटो चाहे रूस हो या फिर फ्रांस हो या अमेरिका हो, चीन हो, इस तरह के लंदन हो, अलग अलग देशों में, लगभग 47 से ज्यादा देशों में इस तरह की गंदी और घिनौनी कृत्य जो सामग्री होती है, फोटो होते हैं, वीडियो होती हैं, वो लगातार भेजी जा रही थी और उससे पैसे कमाए जा रहे थे। इन्होंने उन बच्चों का इस्तेमाल करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, हर तरह की प्रक्रियाओं को अपनाया था। यदि किसी बच्चे ने विरोध करने की कोशिश की तो उसको डराया जाता था, धमकाया जाता था। हद तो तब हो जाती है जब अपने ही परिवार के बच्चों को, अपने ही रिश्तेदारों के बच्चों को भी इस कृत्य में शामिल कर लिया जाता है। आखिरकार पुलिस ने जब इन्हें गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के 88 दिन के बाद ही चार्जशीट लगा दी जाती है। और चार्जशीट लगाने के बाद बच्चों के गवाहियां होती हैं। माँ बाप ने बहुत ज्यादा समर्थन दिया, साथ दिया। अगर माँ बाप साथ ना देते तो शायद इन बच्चों को इंसाफ मिलने में इतनी आसानी नहीं होती, बहुत ज्यादा मुश्किलें हो जाती। ऐसे ही साक्ष्य के तौर पर एक वीडियो का इस्तेमाल किया गया था। उस वीडियो में दिखाया जाता है कि 5 बच्चों के साथ सामूहिक रूप से अश्लील हरकतें की जा रही थी। उनके जो प्राइवेट पार्ट हैं या कुछ अलग अलग हिस्सों को छुआ जा रहा था, उनके साथ गंदा घिनौना कृत्य किया जा रहा था। इस तरह का वीडियो था जो अदालत में एक साक्ष्य के तौर पर, एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इस तरह के बहुत सारे वीडियो थे। लगभग 990 पेज की चार्जशीट लगाई जाती है और इस फैसले को आने में लगभग 5 साल के आसपास का वक्त लग जाता है। 20 फरवरी 2026 को बांदा की विशेष अदालत की तरफ से फैसला सुनाया जाता है कि पति और पत्नी ने बहुत ही गंदा कृत्य किया है। ये दुर्लभतम से भी दुर्लभतम मामला है, इसलिए इस मामले में पति और पत्नी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। और फांसी के फंदे पर तब तक इन पति और पत्नी को लटका के रखा जाए जब तक इन दोनों के प्राण ना निकल जाएं। साथ ही पति पर 6,45,000 रुपए के आसपास का अर्थदंड लगाया जाता है और जो पत्नी होती है उस पर लगभग 5,40,000 रुपए के आसपास का अर्थदंड लगाया जाता है, क्योंकि धाराएं जो थी वो अलग अलग धाराएं थी। इस हिसाब से पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, जोड़ने के बाद ये अर्थदंड लगाया जाता है पति और पत्नी पर, दोनों पर अलग अलग। इसमें और भी जो व्यक्ति शामिल था उस व्यक्ति की फाइल को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, लेकिन पति और पत्नी की फाइल को एक साथ सुना जाता है। साथ ही उन बच्चे, जो पीड़ित बच्चे होते हैं, पीड़ित बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी आदेश कर दिया जाता है कि इन बच्चों को, पीड़ित बच्चों को, उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा भी मिलना चाहिए। इसी बीच में जब वो जेल जा रहे थे, पुलिस ने पकड़कर गिरफ्तार करने के बाद, सजा होने के बाद जब इन्हें जेल भेजा जा रहा था, तो रास्ते में मीडिया ने जानने की, पूछने की कोशिश की। तो इसमें ये बोलते हैं कि अभी तो हाई कोर्ट बाकी है, अभी सुप्रीम कोर्ट भी बाकी है, अभी बहुत सारी प्रक्रियाएं बाकी हैं, इसलिए निचली अदालत के इस फैसले को कोई ऐसे नहीं है आगे चल के चैलेंज देंगे। इस तरह की जो बात कर रहे थे, उन्हें देख के लग रहा था कि जैसे बहुत ही ज्यादा अति आत्मविश्वासी हैं, उनका शायद भविष्य में कुछ होने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ प्रक्रियाओं के साथ जैसे वो पहले बचता रहा होगा, शायद वैसे ही बच जाएगा। क्योंकि जो बच्चे थे, उन बच्चों के परिवार वालों ने अगर आवाज भी उठाने की कोशिश की होगी तो शायद उन्हें किसी न किसी रूप से शांत कर दिया गया था। यही नहीं, जो पत्नी होती है दुर्गावती, इस पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि इसने
बच्चों के परिवार वालों को प्रलोभन देने की भी कोशिश की, उन्हें डराया भी, धमकाया भी, सारे वो साम दाम दंड भेद की प्रक्रियाएं उन्होंने प्रयोग की, जिससे कि उन्हें वो अदालत तक ना पहुंच सकें और ये मामला बिल्कुल खारिज हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन इसमें सीबीआई का बहुत ही शानदार रोल रहा और सीबीआई की मदद से आखिरकार उन्हें सजा मिल जाती है। लेकिन वो बाद में ये भी कहते हैं, पति और पत्नी, कि उन्हें फंसाया गया है, वो पूरी तरह से निर्दोष हैं, उनके कई बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, उन्होंने पूरा जाल बुना और जाल बुनने के बाद उन्हें इस तरह के जाल में फंसा लिया है और वो ऐसे नहीं है जैसा इन्हें दिखाने की कोशिश की गई है। फिलहाल उन दोनों को फांसी की सजा का हुक्म दिया गया है। वो कब होगी कब नहीं होगी, क्योंकि उनके पास वाकई हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या राष्ट्रपति के यहाँ पर अपील, कई अपील वो कर सकते हैं और अपील में वो कितना वक्त लग सकता है इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है। या यदि आपके आसपास अगर इस तरह की कोई भी वारदात होती है तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में गोपनीय पत्र लिख सकते हैं, आप सीबीआई को पत्र लिख सकते हैं, आप बहुत सारी एजेंसियां होती हैं उनको पत्र लिख सकते हैं, ताकि इस तरह के अपराध पर रोक लगाई जा सके, इस तरह के अपराध को बिल्कुल खत्म किया जा सके। जाते जाते बिहार के रहने वाले हैं राहुल रितेश पटेल, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें अन्नू यादव हैं, सारिका सिंह, मुकेश पांडे, मोहम्मद